So, in today's video, we'll be starting with chapter which is performance appraisal. इस चैप्टर का नाम क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये एचआरएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि जब हम एम्प्लॉयज को मैनेज करने की बात करते हैं तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसका मतलब क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल का। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है टू चेक परफॉर्मेंस। जब हम किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखते हैं, यानी कि उसके काम को जब हम चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस। यानी कि जब हम ग्रोथ देखते हैं किसी भी पर्सन में, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन हमारे पास नया एम्प्लॉय आया था, वो इस लेवल पे था एंड हम चाहते हैं कि वो इस लेवल तक आ जाए, वो एम्प्लॉय की स्किल्स इस लेवल तक आ जाए। तो जब वो परफॉर्मेंस अच्छी करेगा, उसकी स्किल्स यहाँ तक पहुंच जाएगी, तो हम बोलेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ है उसका, राइट? यानी कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो और ज्यादा अच्छी हो चुकी है। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ सिस्टमैटिक इवेल्युएशन चेक of employees' jobs, performance, skills, achievements and growth potential in an organization। चाहे वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस हो, चाहे उसकी स्किल हो, चाहे उसकी अचीवमेंट्स हो, चाहे उसकी ग्रोथ हो, किसी भी चीज को जब हम चेक करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब हम चेक करते हैं तो इससे एम्प्लॉय की एफिशिएंसी बढ़ती है, यानी कि उसको अपनी अच्छाइयों और अपनी कमियों के बारे में पता चलता है, वो किस चीज में अच्छा है और किस चीज में उसकी कमियां हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, इससे एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट होती है। जब हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं उनकी, तो वो एम्प्लॉयज और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। अब हमने किसी के परफॉर्मेंस को चेक किया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही, तो हमने उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, तो इससे क्या हो गया? उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी जो काम करने का तरीका है, वो और ज्यादा अच्छा हो गया। बेसिस फॉर द इम्पोर्टेंस डिसीजंस, जब यहाँ हमने किसी की प्रमोशन करनी है या डिमोशन करनी है, यानी कि उसकी पोजीशन को डाउन लेके आना है, चाहे हमने किसी की ट्रांसफर करनी है, सैलरी के बारे में देखना है, तो हम किस बेसिस पे देखेंगे? हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करके देखेंगे। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, जब हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जब हम अचीवमेंट्स को चेक करते हैं, स्किल्स को चेक करते हैं, तो उससे जो है एक एम्प्लॉय की उसको हम गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सजेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके उसकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बेटर हो जाती है। इम्प्रूव्स ग्रुप रिलेशंस, जब हम किसी को उसकी कमियों के बारे में बताते हैं या हम उसकी अच्छी चीजों के बारे में बताते हैं, तो हम उसको और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे उसको ये पता चलेगा कि ये मेरी भलाई के लिए, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे एंड टीम वर्क और ज्यादा बढ़ जाएगा। अलाउ सुपरविजन, जब हम चेक रखते हैं किसी की परफॉर्मेंस के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एक एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है अपनी कंपनी में, ठीक है, वो एक जगह पे काम कर रहा है एंड एक एम्प्लॉय है वो अच्छा काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर एक सुपरवाइजर खड़ा है जो इनकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा, यानी कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल देगा वो होता है एचआर मैनेजर, ठीक है। वो एचआर मैनेजर इनकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा। अब जो अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो हम उसके ऊपर कंटिन्यूसली चेक रखेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। फिर हम अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही होगी तो हम उसको फीडबैक भी देंगे, सो दैट हम उनको ये बता पाए कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, वर्क रिलेटेड, करियर डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स। वर्क रिलेटेड, यानी कि जब हम किसी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तो उससे क्या होता है? उससे उनके काम को इम्प्रूवमेंट मिलती है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट हो जाते हैं, और जो ट्रेनिंग की नीड्स है, जहां जहां पे उसको जरूरत है ट्रेनिंग की, हमें वो चीजें पता चल जाती है। अब अगर हम इंडिविजुअल एम्प्लॉय की बात करें, इंडिविजुअल उस पर्सन की बात करें, उसमें क्या चेंजेस आते हैं? अगर हम उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उसका पोटेंशियल आइडेंटिफाई होता है। हम बोलते हैं ना कि तेरे में बहुत पोटेंशियल है, तू कर सकता है। हमें कैसे पता चलता है? जब हम किसी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तब पता चलता है। तो उसकी पोटेंशियल हमें पता लगेगी, उसकी प्रमोशन के बारे में भी हम सोच सकते हैं एंड इन फ्यूचर की प्लानिंग भी हम उसके साथ कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, जब जो सुपीरियर है, जो एक मैनेजर है, अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस चेक करेगा, तो इससे क्या होगा? इससे उनका अच्छा रिलेशन बनेगा और फीडबैक और डिस्कशन होगी, इन दोनों में फीडबैक होगा, ये इसको फीडबैक देगा, फिर इनमें डिस्कशन होगी। इनसे क्या होगा कि इससे वो ओपनली एक दूसरे के साथ बात कर पाएंगे एंड
इनका रिलेशन भी अच्छा होएगा, इन फ्यूचर कोई भी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इसका प्रोसेस क्या है? पहले तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एम्प्लॉय है, ठीक है, इसका नाम है राम, और इसका HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है मिस्टर शर्मा, ठीक है। अब क्या है, मिस्टर शर्मा क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड, अच्छा एक ये एम्प्लॉय राम है, एक ये एम्प्लॉय श्याम है, ठीक है। अब HR मैनेजर ने इनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, इनकी परफॉर्मेंस को चेक करना है। तो वो क्या करेंगे, एक परफॉर्मेंस का बार सेट कर देंगे कि यहाँ तक इनकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। या हम बोल सकते हैं कि वो एक मतलब उन्होंने देखना है कि इन्होंने कैसे टी शर्ट्स बनाई हैं, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि इस टी शर्ट में नो डिफेक्ट होना चाहिए, यानी कि कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, और ये टी शर्ट का कलर अच्छा होना चाहिए, और इसकी जो साइज है वो एकदम लाइक ऐसा होना चाहिए कि वो किसी को भी पूरा आ जाए। ये फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिए। तो फिर क्या होगा, जो हमारे मिस्टर शर्मा है वो एम्प्लॉयज को बताएंगे कि ये स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेट करेंगे। फिर वो क्या करेंगे, इनकी परफॉर्मेंस को, यानी कि इसने जो टी शर्ट बनाई होगी और इसने जो टी शर्ट बनाई होगी, इनको चेक करेंगे इससे, ठीक है। मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, इसको मेजर करेंगे, वो इसको जब मेजर करेंगे तो इसमें एक डिफेक्ट निकल के आ जाएगा। इसको जब मेजर करेंगे, इसका जो है वो साइज ठीक नहीं होगा, ठीक है। एक बाजू इसकी लंबी हो जाएगी, एक बाजू इसकी छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसमें डिफेक्ट हो जाएगा कि ये फटी हुई है, ठीक है। अभी एक्चुअल उन्होंने परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया। अब ये कंपेयर करेंगे इनकी परफॉर्मेंस को और जो इन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया था उसको, ठीक है। चलो हम सिर्फ डिफेक्ट की बात कर लेते हैं, हम ये कलर वगैरह छोड़ देते हैं, ठीक है। उन्होंने बोला था कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब क्या हो गया, इसमें भी डिफेक्ट निकल के आ गया, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारे मिस्टर शर्मा जी ने बोला था, क्या उसके साथ हमारी परफॉर्मेंस मैच हुई, हम कंपेयर करेंगे। फिर क्या होगा, फिर डिस्कशन होगी, डिस्कसिंग रिपोर्ट्स विद एम्प्लॉयज। फिर HR मैनेजर बताएंगे, मिस्टर शर्मा बताएंगे कि आपकी यहाँ से टी शर्ट फटी हुई है, आपकी इस टी शर्ट की बाजू एक लंबी है एक छोटी है। तो फिर क्या होगा, फिर वो करेक्टिव एक्शन लेंगे। ये होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है जी। दोबारा से बताती हूँ, पहला काम क्या होगा, पहला काम स्टैंडर्ड सेट हो जाएंगे, ठीक है। ये होगा हमारा पहला काम स्टैंडर्ड सेट होंगे कि कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा काम होगा कि इनको हमको बताना है, ठीक है, ये इन दोनों को हमने बता दिया, ये दूसरा काम है। तीसरा काम है इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना, इसमें भी डिफेक्ट निकल गया, इसमें भी डिफेक्ट निकल गया। फिर इनको कंपेयर करना, यानी कि चौथा पार्ट है कंपेयर करना। और फिर पांचवे में क्या होगा कि इनके जो डिफेक्ट्स हैं उनको जो है वो डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे सो दैट कि आगे से इन फ्यूचर कोई भी गलती ना हो। ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का पूरा प्रोसेस। अभी आप अपनी मर्जी में कुछ भी इंग्लिश में लाइंस बना के लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब इसके मेथड्स क्या हैं? पहला है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। जब हमने किसी के परफॉर्मेंस को चेक करना है तो वो किस मेथड से हम कर सकते हैं, हमने ये देखना है। यानी कि हम बोल सकते हैं किस मेथड से परफॉर्मेंस चेक होगी, ठीक है। पहला आ जाता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, यानी कि इसमें रिपोर्ट ऐसे एक डॉक्यूमेंट बना के उसमें सारी चीजें लिखी होंगी, हो गया कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट।
फिर आ गया रेटिंग स्केल, यानी कि हम इसमें रेट करेंगे, जैसे हम रेट नहीं करते 2 स्टार, ठीक है, फिर 5 स्टार, ऐसा रेटिंग सिस्टम होगा। फिर रैंक, यानी कि इसका 2 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, इसका फर्स्ट रैंक, इसका सेकंड रैंक, इसका थर्ड रैंक, ऐसे रैंकिंग हो सकते हैं। पेयर्ड कंपैरिजन, अब 2 एम्प्लॉयज हैं, इनको कंपेयर कर दिया जाए एक दूसरे के साथ, वैसे भी हम परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। ग्रेडिंग सिस्टम, हम इनको ग्रेड्स दे देंगे, इसका ग्रेड हो गया बी, इसका ग्रेड हो गया A2, ऐसे भी हो सकता है। फिर क्रिटिकल या इंसिडेंट मेथड भी हो सकता है, या आप छोड़ सकते हो। फिर आएगा फ्री एसे मेथड, ग्रुप अप्रेजल मेथड, फील्ड रिव्यू मेथड, नॉमिनेशन मेथड्स, वर्क सैंपल टेस्ट। ओके, मैं आपको एक बार डिटेल में बताती हूँ इन चीजों के बारे में। अगर हम सारे कर रहे हैं तो फिर हम ये क्यों छोड़ेंगे, हम ये भी करेंगे, ठीक है। चलो, ग्रेडिंग सिस्टम तक हो गया था। फिर आ जाता है ग्रेडिंग सिस्टम के बाद क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इसमें क्या होगा, मैनेजर नोट्स ओनली द मोस्ट गुड और मोस्ट बैड एक्शंस, यानी कि सबसे अच्छी चीज और सबसे बुरी चीज बताएंगे, मोस्ट गुड, मोस्ट बैड, ठीक है जी, तो ये इसमें बताई जाएंगी। फिर फ्री ऐसे मेथड में क्या होता है कि सुपरवाइजर एक डिटेल्ड ऐसे लिखता है, नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर ऐसे लिखना। फिर ग्रुप अप्रेजल होता है, यानी कि पूरे ग्रुप में डिस्कशन होती है, पूरे ग्रुप के लोगों को बताया जाता है, सेम मेथड्स बताए जाते हैं, सॉरी उनका परफॉर्मेंस जो है वो चेक किया जाता है जब हम ग्रुप में ये सारी चीजें देखते हैं। इससे क्या होता है, इससे बायसनेस भी नहीं होती और सबको एक दूसरे के सामने उसकी गलतियां भी पता चल जाती हैं। फिर आ जाता है फील्ड रिव्यू, यानी कि एक जो HR स्पेशलिस्ट होता है वो इंटरव्यू करता है, लाइक वो बताता है कि एम्प्लॉय के बारे में स्पेशलिस्ट को बताता है, यानी कि एक स्पेशलिस्ट आता है, वो हमारा जो है वो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करता है बाय स्पेशलिस्ट, ठीक है। फिर वो जब स्पेशलिस्ट बताता है तो फिर उससे वो क्या होता है, हमारा जो है परफॉर्मेंस चेक हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है नॉमिनेशन, यानी कि जब हम नॉमिनेशन, जैसे कि हम टीवी में नॉमिनेशंस नहीं देखते बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज, वैसे वाला नॉमिनेशन होता है जिसमें कि अवार्ड्स मिलते हैं, प्रमोशंस होती हैं, ठीक है, प्रमोशंस, अवार्ड्स, ये भी सेम ऐसे वो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को बताते हैं। लास्ट में आ जाता है वर्क सैंपल टेस्ट, यानी कि इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय जो होता है वो परफॉर्म करता है एक्चुअल जॉब टास्क इन टेस्ट कंडीशंस, यानी कि जब हम टेस्ट ले रहे होते हैं तब वो एक्चुअल में जो उसने काम करना है वो सारी चीजें करता है, उससे उसकी परफॉर्मेंस भी जो है वो चेक हो जाती है। सो ये थे बहुत ट्रेडिशनल मेथड्स जो कि पुराने मेथड्स थे, बट अब कुछ आ गए न्यू मेथड्स। न्यू मेथड्स में आ जाता है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। इसमें क्या हो सकता है, क्या होता है कि हम इसमें रेटिंग स्केल को और बिहेवियर को बताते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने रेटिंग दे दी 1 to 5, वैसे ही जब हम रेटिंग कर देते किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर को, जैसे कि हम ऑनेस्टी के लेवल पे 1 to 5 में से हमने रैंकिंग देनी है, ठीक है, वैसे ये सारी चीजें होती नहीं, बट अगर हम एक्चुअल में वैसे अगर हम एज्यूम कर ले तो बिहेवियर के बेसिस पे, तो हमने ऐसे ऑनेस्टी के बेसिस पे रैंकिंग देनी है। फिर मैनेजमेंट ऑफ बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसमें क्या होता है कि मैनेजर और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गोल्स को इकट्ठे सेट करते हैं, मैनेजर एंड एम्प्लॉयज सेट गोल्स टुगेदर, ठीक है, इसमें इकट्ठे जो है वो गोल्स को वो करते हैं। फिर 360 डिग्री फीडबैक, यानी कि इसमें सब तरीके से हमें फीडबैक मिलता है, चाहे वो हमारा सुपरवाइजर हो, चाहे वो हमारा कोवर्कर हो यानी कि हमारे साथ में काम करने वाला, चाहे वो हमारा सबऑर्डिनेट यानी कि हमसे छोटा हो, चाहे वो हमारा कस्टमर हो, या चाहे वो हम खुद से भी जो है वो फीडबैक ले सकते हैं, यानी कि अपने ऊपर वालों से, अपने नीचे वालों से, अपने साथ वालों से, अपने कस्टमर से हम जब सबसे फीडबैक लेते हैं तो वो होता है 360 डिग्री फीडबैक, ठीक है। तो ये थे मॉडर्न मेथड्स। आगे आ जाता है इसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव अप्रेजल सिस्टम, यानी कि क्या क्या चीजें जरूरी है जब हमने परफॉर्मेंस को चेक करना है।
पहले तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक दूसरे पे। जो मैनेजर है और जो एम्प्लॉय है उसको एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। अब कोई मेरे को आके बोल दे कि तूने ये चीज ठीक नहीं की, मैं क्यों मानूंगी जब मेरे को उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। तो ट्रस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए। कंसिस्टेंट रिजल्ट्स होने चाहिए, यानी कि एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ मेरे को इसके रिजल्ट पे पूरा भरोसा है, मैं इसके मतलब ये एक रिलायबल जो है वो रिजल्ट देता है, यानी कि कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। वैलिडिटी, यानी कि उसका जो मेरे को फीडबैक है, उसकी जो परफॉर्मेंस वो मेरी चेक कर रहा है वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई मेरे को उठ के आके बोल दे कि आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप अगर हम उसको बोले कि आपको कैसे पता, ठीक है, तो एक प्रॉपर मेजर होना चाहिए जिससे वो परफॉर्मेंस चेक होगी। उस परफॉर्मेंस चेक करने का कुछ पर्पस होना चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, नो डिफेक्ट इन द टी शर्ट, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। ट्रेनिंग टू अप्रेजर्स, यानी कि अगर कई बार कुछ खराबी है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देना। अब ये जॉब के रिलेटेड सारी चीजें होनी चाहिए, जॉब के बाहर के रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। इसमें फीडबैक भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब मैंने सपोज किसी ने मेरे को आके मेरी गलती बता दी, ठीक है, कि आपने यहाँ पे गलत किया है, तो आप मेरे को फीडबैक तो दो प्रॉपर कि क्या गलती है इसमें, हमें कैसे इसको सही कर सकते हो, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। अब कंसिडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, अब एक बंदा टी शर्ट सही बनाता है, एक बंदा पैंट सही बनाता है, तो हम दोनों को नहीं बोल सकते कि तुम पैंट सही बनाते हो, तुम पैंट गलत बनाते हो। ठीक है, तो हम उसको टी शर्ट के बेसिस पे देखेंगे, उसको पैंट के बेसिस पे देखेंगे। पोस्ट अप्रेजल इंटरव्यू, यानी कि जब हम परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे उसके बाद भी एक इंटरव्यू होगी जिसमें सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी। लास्ट वन इज रिव्यू एंड अपील द प्रोसेस, यानी कि जो भी हमारा परफॉर्मेंस का प्रोसेस हुआ है परफॉर्मेंस चेक करने का, उसको हम रिव्यू भी कर सकते हो। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो किस बेसिस पे चेक की गई है। तो ये सारी कुछ जरूरी चीजें होती हैं जब हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए करनी पड़ती हैं। इसका लिमिटेशन क्या है, पहले तो इसमें टाइम बहुत जाता है, फिर पैसे भी बहुत जाते हैं। अब कई बार मैं बायस भी हो सकती हूँ, एक जो बंदा है वो मेरी मासी का बेटा है एंड मैंने उसको काम पे रखवाया है, ठीक है, तो मैं उसकी गलतियां कम निकलवाऊंगी, बायस भी हो सकता है। एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, कई बार एम्प्लॉयज जो है वो बोल सकते हैं कि हम क्यों आपकी बात माने कि हमने ये गलती की है, तो एम्प्लॉय कई बार ऐसा भी कर सकते हैं। कई बार कई को प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं मिली होती, तो हम उसकी गलतियों को नहीं गिना सकते। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको बिना ट्रेनिंग के हमने काम में बांट दिया, फिर हम उसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर रहे हैं, बट उसकी तो कोई गलती नहीं है क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही नहीं मिली। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स कॉज कंफ्यूजन, एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हमारी परफॉर्मेंस को चेक करने का। इनकॉम्पिटेंट रेटर्स, यानी कि जो भी हमारी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं वो हमारे यानी कि जो रेट कर रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस को वो हमारे से ऊपर होने चाहिए, यानी कि वो हमारे कंपटीशन में नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, तो ये मेरा फ्रेंड मेरे को आके मेरी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा है, ठीक है, बट अब मैं सोच सकती हूँ कि मैं क्यों ही इसकी बात मानूं, ये तो मेरे को गलत सजेशन भी दे सकता है, ठीक है। नेगेटिव अप्रोच, ये कई बार नेगेटिव भी हो सकता है। हम किसी की अच्छी परफॉर्मेंस को जब हम गलत बोल देंगे तो उसके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। इनसफिशिएंट एविडेंस, यानी कि हम कैसे किसी की परफॉर्मेंस को गलत बोल सकते हैं, हम परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं बट उसका एविडेंस क्या है, ठीक है, सो इनसफिशिएंट एविडेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एरर्स इन रेटिंग। ओके, हेलो इफेक्ट, वन गुड ट्रेट इन्फ्लुएंस ऑल रेटिंग्स। मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है जो कि हमेशा पंक्चुअल होता है, यानी कि टाइम पे आता है। जो रेटर है यानी कि जो रेट करता है उसको, उसकी परफॉर्मेंस को, जो परफॉर्मेंस चेक करने वाला होता है, जो उसकी परफॉर्मेंस को रेटिंग देता है, वो उसको सबसे ज्यादा मार्क्स देता है टीम वर्क के, क्रिएटिविटी के एंड लीडरशिप के, अगर चाहे वो एवरेज ही क्यों ना हो। यानी कि क्योंकि वो हमेशा टाइम पे आता है तो उसको बाकी सारी चीजों में भी फुल रेटिंग मिल गई, ठीक है। ये होता है हेलो इफेक्ट, वन गुड ट्रेट इन्फ्लुएंसेस ऑल रेटिंग्स, क्योंकि वो टाइम पे आता था, पंक्चुअल था, तो उसको सभी चीजों में उन्होंने हाई मार्क्स दे दिए। दूसरा आता है हॉर्न इफेक्ट,
ये एकदम ऑपोजिट होता है हेलो इफेक्ट के। इसका एग्जाम्पल क्या है कि एक एम्प्लॉय ने एक डेडलाइन सपोज एक उसको काम मिला था कि आपने 2 अक्टूबर तक करके लाना है, वो रह गया, यानी कि वो बाय चांस किसी रीजन की वजह से वो काम पूरा नहीं कर पाया, तो उसको सब चीजों में लो रेटिंग मिली, उसको उसका एटीट्यूड एकदम लो रेटिंग मिली, 2 स्टार मिले उसको उसके एटीट्यूड में, स्किल के लिए 3 स्टार मिले 5 में से, कम्युनिकेशन के लिए 2 स्टार मिले। तो यानी कि उसके जो एक बैट रेट, यानी कि एक बारी क्योंकि वो डेडलाइन पे काम नहीं दे पाया तो उसके लिए सारी चीजों को उसने खराब रेटिंग दे दी, यानी कि बुरी रेटिंग दे दी। तीसरा आ जाता है प्राइमेसी या रिसेंसी इफेक्ट। फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन डोमिनेट्स। अब इसमें नाम से समझ में आ रहा है जो फर्स्ट एंड लास्ट ऑपरेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक जो एम्प्लॉय है उसने जनवरी में बहुत अच्छा काम किया, बट क्या हुआ कि बाद में उसने जो काम है वो नहीं अच्छा करना शुरू किया, यानी कि पहले तो वो इनिशियली तो बहुत अच्छा काम करता था, सपोज वो जनवरी मंथ में आया, वो जनवरी में बहुत अच्छा काम किया उसने, ठीक है, बट उसके बाद वो खराब हो गया, यानी कि पुअर वर्क करने लगा, यानी कि खराब काम करने लगा। तो जो रेटिंग देगा, जो परफॉर्मेंस चेक करेगा, या तो वो जनवरी की याद रखेगा या वो अभी वाली जो कि उसकी खराब परफॉर्मेंस है वो याद रखेगा, यानी कि फर्स्ट या लास्ट इंप्रेशन, बीच वाला वो कुछ नहीं देखेगा। फिर आगे आ जाता है परसेप्चुअल सेट इफेक्ट। इसमें क्या है, प्रीकंसीव्ड नोशंस। प्रीकंसीव्ड नोशंस का मतलब होता है, अब क्योंकि इसमें बेसिकली एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक न्यू एम्प्लॉय आया डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वो एकदम पुअर है, इज एज्यूम टू बी पुअर बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड टीम रेपुटेशन। अब क्या हुआ कि एक एम्प्लॉय आया, अब हम ये इसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय आया सेल्स डिपार्टमेंट में, तो क्या हुआ, इसकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रेपुटेशन बहुत खराब बनी थी, इसको सारे बोलते थे कि ये बहुत लेजी है, ये काम नहीं अच्छे से कर पाता, ये प्रोडक्शन नहीं करता। तो जब इसको दूसरे डिपार्टमेंट में लाया गया तो दूसरे डिपार्टमेंट ने डायरेक्टली उन्होंने इनको 2 स्टार दे दी, यानी कि इनकी रेटिंग खराब कर दी, 5 स्टार में से इनको 2 दे दिए, ये बोल के कि इन्होंने जो पिछला जो इनके जो प्रीवियस जो रेपुटेशन है वो बहुत खराब है, यानी कि हमने अभी वाला काम नहीं देखा, हमने पुराना काम देखा। प्री कंसेप्चुअल, यानी कि हमने उसके बारे में पहले से ही सोच के रखा हुआ था, क्योंकि वो पहले हमने सोचा था कि वो लेजी है, हमने अब वाला काम नहीं देखा, हमने पुरानी चीज को ही ले लिया। स्टेटस इफेक्ट। स्टेटस इफेक्ट होता है हायर पोजीशन बेटर रेटिंग। अब फॉर एग्जाम्पल एक सीनियर स्टाफ था, ठीक है, उसको जो है रेटिंग बहुत अच्छी मिली, और जो नया नया स्टाफ था, जो अभी नया नया एम्प्लॉय आया था, चाहे उसका काम बहुत अच्छा था बट उसको रेटिंग कम मिली, क्योंकि उसका जो स्टेटस है वो सही नहीं है। फिर आ जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। अब क्योंकि इसमें क्या एग्जाम्पल है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एवरेज रेटिंग टू ऑल, यानी कि सबको एवरेज रेटिंग दे दी। अब क्या हुआ, सभी को, यानी कि सारे एम्प्लॉयज को 3 to 5 के बीच में रेटिंग दे दी, ताकि किसी में लड़ाई ना हो, ठीक है। तो ये होता है सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि हमने सबको, किसी को कम नहीं दी, हमने 1 या 2 नहीं दी, हमने सबको 3 to 5 के बीच में दी, ताकि सब खुश रहे और किसी में भी लड़ाई ना हो। फिर आ जाता है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर में वो क्या बोल रहे हैं, एक जो मैनेजर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो एक बहुत अच्छा, एक बहुत जेनरस, बहुत जेंटल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, एंड गिव्स हाई मार्क्स टू ऑल द टीम मेंबर्स, यानी कि ये सबको ही एकदम लीनियंसी से, यानी कि एकदम लीनियंट होके वो देता है, मार्क्स देता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है एंड उसने सभी को ही अच्छे मार्क्स दे दिए। या फिर कई बार बहुत हार्श भी हो सकता है, कई बार ऑपोजिट भी हो सकता है, कई बार एक ऐसा हमारा जो है वो परफॉर्मेंस चेक करने वाला, रेटिंग करने वाला बंदा आ सकता है जो कि सबको ही खराब मार्क्स देके चल जाए, सबको ही 1 या 2 रेटिंग देके चले जाए, यानी कि कॉन्स्टेंटली, ठीक है, यानी कि सबके साथ ऐसा ही किया उसने। नेक्स्ट आ जाता है सिमिलैरिटी एरर।
अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, वो अच्छी रेटिंग देता है टीम मेंबर्स को जिनकी सेम हॉबी है और वेंट टू द सेम कॉलेज। अब सिमिलरिटी यानी कि एक ग्रुप में कुछ बंदे हैं, ठीक है, वो सारे सेम कॉलेज से पढ़ के आए हैं, तो उनको सभी को ही सेम रेटिंग दे देना, ठीक है। आगे आ जाता है स्टीरियोटाइपिंग। इसमें एज्यूमिंग ओल्डर एम्प्लॉइज कांट लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, लोअर स्कोर्स फॉर टेक्निकल एबिलिटी, यानी कि स्टीरियोटाइप यानी कि जज कर लेना। अब न्यू टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, जो पुराने जो ओल्ड एम्प्लॉइज थे, अब वो रेटिंग देने वाले को बंदे को लगा कि ये जो पुराने एम्प्लॉइज है ना, ये अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, ये टेक्नोलॉजी देख ही नहीं पाएंगे अच्छे से, ये अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे टेक्नोलॉजी को, तो इनको इसकी वजह से 1 स्टार दे दो। तो ये थे कुछ एरर्स इन रेटिंग, यानी कि कई बार हम जो रेटिंग देते हैं, हम जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उनमें कुछ गलतियां भी हम कर सकते हैं। किसी एक चीज को देख के सभी में अच्छे मार्क्स दे देना, या किसी एक चीज को देख के सभी में गलत मार्क्स दे देना, या किसी से पहले सोच के कि हाँ यार ये तो लेजी होगा, इसको कम ही दे दो, उसकी परफॉर्मेंस अभी हमने देखी भी नहीं, फिर भी हमने उसको पहले से बोल दिया कि ये लेजी है, ठीक है, या हमने पोजीशन के बेस पे रेटिंग दे दी। तो ये सारे कुछ एरर्स होते हैं रेटिंग के। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट क्योंकि ये हमारी बुक में है तो हमें करना पड़ेगा। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट है अगर हम इसको नेम के अकॉर्डिंग देखें, बट इट इज वेरी इजी अगर हम इसको समझने के तरीके से देखें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सजेशंस टू इम्प्रूव अप्रेजल सिस्टम, यानी कि क्या सजेशंस हो सकते हैं कि हम अप्रेजल सिस्टम को और अच्छा बना पाए। अब हम इसमें बिहेवियरल बेस्ड मेजर्स भी यूज कर सकते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे कि रिप्लेस वेग ट्रेट लेबल्स विद स्पेसिफिक बिहेवियर एग्जांपल फॉर ईच रेटिंग लेवल। ओके, ये देखते हैं हम इन डिटेल में। अब इसमें वो क्या बोल रहे हैं, नाम से समझ में आ रहा है बिहेवियरल, यानी कि हमने बिहेवियर के बेस पे रेटिंग देनी है, यानी कि उनका एक्चुअल बिहेवियर क्या है, उनके एक्शंस क्या है। अगर तो वो अपने टीम मेंबर्स को हेल्प करते हैं तो उनका अच्छा बिहेवियर है, तो ऐसे हम जो है उनको रेटिंग अच्छी दे सकते हैं। फिर कंबाइन करना एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टैंडर्ड्स, यानी कि एब्सोल्यूट यानी कि क्या एम्प्लॉय ने हमारा टारगेट मीट किया, क्या हमने जो उसको टारगेट दिया था उसने अचीव किया। रिलेटिव यानी कि हाउ डिड दे परफॉर्म कंपेयर टू अदर्स, यानी कि दूसरों के लेवल पे, दूसरों के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। एक तो टारगेट के बेस पे, एब्सोल्यूट मतलब क्या, जो उनको टारगेट दिया गया अच्छा अचीव करने के लिए, और दूसरा बाकियों के कंपैरिजन में। तो ऐसे भी हम जो परफॉर्मेंस है वो अप्रेज कर सकते हैं। हम उनको फीडबैक भी दे सकते हैं, यानी कि ऑनगोइंग फीडबैक, यानी कि फुल ईयर। यह जरूरी नहीं कि हमने पूरे साल के बाद, 1 साल के बाद, पूरे 365 डेज के बाद हमने एक दिन उनको फीडबैक देना, नहीं, हम पूरे साल भी उनको फीडबैक दे सकते हैं, दैट इज ऑनगोइंग फीडबैक। मल्टीपल रेटर्स, यानी कि हम उनको सिर्फ एक पर्सन से रेटिंग नहीं देंगे, हम उनको 3-4 बंदों से रेटिंग दे सकते हैं, सो दैट उनको थोड़ा सा उनको हो जाए कि हाँ हमें बायसनेस के बेसिस पे रेटिंग नहीं दी, हमारे साथ गलत नहीं हुआ, हमें 3-4 लोगों ने रेटिंग दी है तो उन्होंने सही सोच के ही हमें रेटिंग दी होगी। सिलेक्टिव रेटिंग, यानी कि रेट ओनली दोज थिंग्स दैट मैटर टू द जॉब, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक ड्राइवर है, उसको हम ड्राइविंग के बेसिस पे हम उसको रेट देंगे ना, उसको कंप्यूटर के बेसिस पे तो रेट देंगे ही नहीं, क्योंकि उसका काम तो है गाड़ी चलाना, तो हम कंप्यूटर चलाने के बेसिस पे कैसे उसको रेटिंग दे सकते हैं, तो दैट इज सिलेक्टिव रेटिंग। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेन अप्रेजर्स, यानी कि टीच मैनेजर्स हाउ टू इवेल्युएट करेक्टली। अब जरूरी नहीं कि हम एम्प्लॉयज को ही ठीक होना बता सकते हैं, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, जो अप्रेजर्स हैं, हम उनको भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। फिर हम पोस्ट अप्रेजल, यानी कि अप्रेजल करने के बाद हम इंटरव्यू भी ले सकते हैं, रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, और उनको हम ये भी बोल सकते हैं एम्प्लॉयज को कि आप अपना थोड़ा डर कम करो एंड आप खुल के इन्वॉल्व हुआ करो हर चीज में कंपनी के। कोई भी आइडिया है, कोई भी आपके पास जो थॉट है वो आप शेयर करो, एंड जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एकदम क्लियर होने चाहिए, ताकि जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एकदम क्लियर होने चाहिए कि हमने किसके बेसिस पे अप्रेजल करनी है, किसके बेसिस पे परफॉर्मेंस चेक करनी है। तो ये कुछ सजेशंस थे
परफॉर्मेंस को अप्रेज करने की। लीगल इश्यूज इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब कुछ लीगल इश्यूज भी आ जाते हैं। पहला आ जाता है लीगली डिफेंसिबल, यानी कि जो हमारा प्रोसेस है ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस, जो हमारा परफॉर्मेंस चेक करने का प्रोसेस है वो एकदम फेयर एंड एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो एकदम जॉब रिलेटेड होना चाहिए। अगर ड्राइवर है तो उसको ड्राइविंग के बेसिस पे ही हम उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। एक डॉक्यूमेंट के ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए सो दैट जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको भी पता हो कि हमें कौन कौन सी चीजों पे फोकस करना है, कैसी कैसी चीजों पे, यानी कि सब चीजें लिखी में होनी चाहिए। रेटर्स मस्ट बी ट्रेन्ड, जो रेटर्स हैं वो एकदम ट्रेंड होने चाहिए, यानी कि जिन्होंने चेकिंग करनी है उनको पता है कि कौन सी चीजें चेक करनी है कौन सी नहीं। आगे आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर डिफरेंट लेवल्स। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर डिफरेंट लेवल्स, यानी कि अगर टॉप मैनेजर्स हैं तो वो स्ट्रैटेजिक प्लान करेंगे, लीडरशिप के बेसिस पे परफॉर्मेंस देखेंगे। जो मिडिल लेवल है वो कोऑर्डिनेशन देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो उनको काम दिया था वो एक्चुअल में हुआ उसके बेसिस पे देखेंगे। एंड जो लोअर लेवल है वो टास्क कंप्लीशन पे, अगर एक दिन में 50 टी शर्ट बनानी है तो वो उसके बेसिस पे देखेंगे कि क्या वो काम हो गया या नहीं हुआ। सो ऐसे होती है डिफरेंट लेवल्स पे परफॉर्मेंस अप्रेजल। हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है अप्रेजल ऑफ पोटेंशियल, यानी कि फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में बताना। ठीक है, जो हमारी किस बेसिस पे हमारी परफॉर्मेंस जज होनी चाहिए, बेसिस ऑन विच परफॉर्मेंस कैन बी जज्ड। पहले आ जाता है पर्सनैलिटी और लीडरशिप के बेसिस पे, प्रेजेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, पास्ट में उनका क्या एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे, एज एंड क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एंड अनयूज नॉलेज या टैलेंट, जो हमारा टैलेंट अभी भी उभर के नहीं आया हम उसके बेसिस पे भी परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है अप्रेजल ऑफ पोटेंशियल, यानी कि फ्यूचर परफॉर्मेंस में हम कैसी कैसी चीजें देख सकते हैं, वो ये सारी चीजें हैं। सो ये भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है अगर हम देखें तो, राइट। सो यही सारे टॉपिक्स थे हमारे बुक में, एंड इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको एक बार बता देती हूँ। पहले तो मीनिंग है, उसके बाद इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, एंड उसके बाद हम प्रोसेस भी पूछ सकते हैं। प्रोसेस इज वेरी सिंपल, यू कैन हैव अ लुक। मेथड्स में जो है आप कुछ मेथड्स याद कर जाओ, आपको इतने सारे मेथड्स थोड़े डिफिकल्ट होंगे याद करना, तो मेथड्स आप कुछ ट्रेडिशनल के एंड 3 मॉडर्न के, तो आप ये याद कर सकते हो। इसेंशियल्स, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम करते वक्त, परफॉर्मेंस करते वक्त, परफॉर्मेंस को चेक करते वक्त हमें कौन कौन सी चीजें में ध्यान में रखनी है वो। फिर उसकी लिमिटेशंस, एरर्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमारे एग्जाम में आने के चांसेस हैं, एंड उसके बाद कुछ सजेशंस जो कि हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। सो बस ये कुछ टॉपिक्स थे, एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू। आपकी बुक में भी सेम यही टॉपिक्स हैं, एंड मैंने सारा जो है वो बुक से ही करवाया है, तो आपको कुछ भी एग्जाम में आ जाए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल बहुत इजी टॉपिक था, जिसका मतलब था कि हमने परफॉर्मेंस को चेक करना है एम्प्लॉयज को, एंड उसके बेसिस पे उनको फीडबैक प्रोवाइड करना है। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।